बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट जो है वो 9 हम करने जा रहे हैं। सुपर कंडक्टर और इसकी एप्लीकेशंस। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए, ठीक है। ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट के लिए, और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन जो कि मैं बार बार समझाता हूँ नए आने वाले बच्चों के लिए कि आप प्लेलिस्ट तक जब तक एक्सेस नहीं करेंगे तो आपका सीक्वेंस बनेगा नहीं स्टडी का। तो प्लेलिस्ट तक कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक कीजिए, आप पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अब तक की सारी वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक 13 के 13 चैप्टर बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप देखिए 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट बुक। प्लस ये कि एक उसमें मैंने ग्रैंड टेस्ट जो है वो भी बनाया है 2 घंटे का लगभग, और उसमें जो है वो सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए। वो ग्रैंड टेस्ट है, वो बार बार अटैम्प्ट करें, आपकी नोमेनक्लेचर पे ग्रिप हो जाएगी। और उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशंस भी बताएं, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, पाकिस्तान स्टडी की भी है। न्यू बुक अभी सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडी की अभी तक नहीं आई। न्यू बुक सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी की आई तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगा। अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है सुपर कंडक्टर। तो ये तो बहुत ही आसान है, सुपर कंडक्टर इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो अभी आपको मैं 1 मिनट में बता दूंगा। सुपर कंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर की जो एप्लीकेशंस है ना, 4 एप्लीकेशंस दी गई हैं इसके अंदर। मैं आपको पहले ही बता दूं। एक है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, MRI। मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में MRI टेस्ट वगैरह आपने सुने होंगे। ये MRI क्या है? एक तो ये एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की। दूसरी एप्लीकेशन आपकी बुक में दी गई है मैगलीव ट्रेन सिस्टम्स, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स, और चौथी एप्लीकेशन जो है वो सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंप्यूटर्स। ये 4 एप्लीकेशंस जो हैं वो दी गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर सुपर कंडक्टर को देखते हैं, और इसी में जो पहली एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टिविटी की, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग MRI, इसको देखते हैं, ठीक है भाई। तो सुपर कंडक्टर क्या है? कंडक्टर का आपको लाजमी पता होगा कि कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, पहले इसको देख लेते हैं। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर आपको पता है लाजमी, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। कंडक्टर ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। और ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं ये आपको पता भी है। जितने मेटल्स हैं, ठीक है, वो तो कंडक्टर हैं ही, जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सब कुछ। तो ये सुपर कंडक्टर क्या है? एक हमारे पास है मैन, दूसरा है हमारे पास सुपरमैन। सोचने की बात है ना, मैन आम इंसान, सुपरमैन ये कोई बहुत ख़ास ही किस्म का इंसान है जिसको हम सुपरमैन कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर जो है, इसके अंदर ऐसी ख़ास क्या बात है? इसके अंदर ख़ास एक बात ये है कि कंडक्टर कोई सा भी हो जो कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुज़र सकती हो। एक वायर को ले लीजिए आप, ये कॉपर की एक वायर है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसके जाने के रास्ते में काफ़ी रुकावटें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, हाइंड्रेंसेस भी हैं, हर्डल्स भी हैं। और उन सारी रुकावटों, परेशानियों को हम एक नाम देते हैं रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी मौजूद है। अच्छा, ये जो करंट है ये लेके क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है भाई।
तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली यहाँ से वहाँ जा रही है। साइंस की ज़बान में बात करें, फिज़िक्स की ज़बान में बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से वहाँ जा रही है इस वायर के अंदर। एक आम इंसान तो ये बोलेगा कि भाई इस वायर के अंदर करंट है या इस वायर में करंट फ़्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। बहरहाल तो वो फ्लोइंग ऑफ करंट जो है, ठीक है, या वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह, उसको जाने में परेशानी ये चीज़ है, रेसिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। अब हम जब कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बिजली के मामलात में तो हम कंडक्टर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं कि ऐसे कंडक्टर्स को सिलेक्ट किया जाए जिसमें ये रेसिस्टेंस कम से कम हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको लॉस कर देती है, इसको लॉस कर देती है किसके अंदर? थर्मल एनर्जी के अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर, थर्मल एनर्जी के अंदर, थर्मल एनर्जी, या फिर आप इसको हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट एनर्जी में। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से वहाँ जा रही है, जितनी मिकदार उसकी जा रही है वो यहाँ तक उतनी मिकदार पहुँच नहीं रही। एनर्जी का एक ही यूनिट है, आपको पता है, उसको जूल कहते हैं। जूल ये यूनिट है। किसी भी किस्म की एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका यही यूनिट होता है बेसिकली, जूल। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, अच्छा लेके कौन जा रहे हैं? चार्ज कैरियर्स। हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैरियर है जो कि चार्ज को लेके जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके जा रहा है। अब यहाँ पर 100 जूल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से हमने इस चार्ज कैरियर को, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी कि भाई यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाओ। ये आ भी जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इसको दी है उतनी लेके यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, बल्कि 90 जूल्स आखिर में बच जाती है, 90 जूल्स बच जाती है। 100 जूल्स यहाँ से लेके चला है, 90 जूल्स वहाँ पर लेके पहुँचा है इलेक्ट्रिक करंट ने जो फ्लो किया। क्या हुआ है? रेसिस्टेंस मौजूद है भाई बीच में। इस रेसिस्टेंस की वजह से 10 जूल्स जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? थर्मल एनर्जी के अंदर, यानी कि हीट के अंदर। आपको पता है ना, बिजली की तारें जो होती हैं वो गर्म भी हो जाती हैं, होती हैं ना, हीटअप भी हो जाती हैं। तो ये हीटअप क्यों हो रही हैं बिजली की तारें? इसी वजह से हो रही हैं कि उस बिजली की तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है, चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बेचारे पूरी नहीं ले जा पा रहे। रास्ते में इस रेसिस्टेंस की वजह से कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से तारें गर्म हो रही हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो कंडक्टर कोई सा भी हो, कितना भी अच्छा आप कंडक्टर ले लें, रेसिस्टेंस तो उसमें मौजूद होगी ही होगी, सिवाय इसके जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसमें भी रेसिस्टेंस होती है लेकिन ना होने के बराबर। क्या कहा मैंने? ना होने के बराबर। हमेशा की तरह शुरू में बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट ले लें पहले, ठीक है? नोट्स फिर मैं उसके बाद नोट्स बनवा दूंगा, बुलेट्स में, पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको नोट्स बनवा दूंगा, उसकी टेंशन न लें आप, पहले कॉन्सेप्ट ले लें। तो सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर भी एक कंडक्टर है जिसके अंदर रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है, ठीक है? तो एक तो फ़ायदा इसका ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गई बात? एक केस ये हो गया, केस 1। इसके अलावा एक केस और भी है जी, दूसरा केस भी है, और यही सबसे बम्बास्टिक किस्म का केस है, बम्बास्टिक किस्म का केस है, केस 2। इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म ये है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या है? फिनोमिना है एक, फिनोमिना। फिनोमिनन का मतलब ये क्या है? एक्टिविटी, काम, रिएक्शन, या फिर आप इसको रिएक्शन भी कह लें,
रिएक्शन या फिर रिजल्ट किनका है ये? थिंग्स, या फिर आप इसको बिहेवियर भी कह सकते हैं, बिहेवियर, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बिहेवियर भी कह सकते हैं, आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। देखें कितने नाम मैंने इसके बता दिया। किसी तो डायामैग्नेटिज्म क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ये बिहेवियर है, या फिर ये आपको रिजल्ट मिलता है, या फिर ये रिएक्शन है, या फिर ये फिनोमेना है। किसका? किसका? कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें, स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको बिहेव करके दिखाती हैं। कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें जो है वो आपको रिएक्ट करके दिखाती हैं कुछ ख़ास किस्म के माहौल में। कुछ ख़ास किस्म के माहौल में कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों का ये रिएक्शन है, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों का ये बिहेवियर है, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें आपको रिज़ल्ट देती हैं, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें आपको रिएक्शन देती हैं, फिनोमेना देती हैं। कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों की ये प्रॉपर्टी है, उनकी खुसूसियात है, ये क्वालिटी है, जिसको हम डायामैग्नेटिज़म कह रहे हैं। और ये क्या है डायामैग्नेटिज़म? इसको हम कहते हैं रिपल्जन, रिपल्जन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक आयरन है, एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये आयरन का पीस है। बड़ा कॉमन एक्सपेरिमेंट है ना ये। तो ये आयरन का पीस जो है जब आप इस मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आए, और यहाँ से जब जैसे ही आप यहाँ लेके आए, ये यहाँ से निकला और फ़ौरन जाके आपके हाथ से निकला और जाके मैग्नेट से चिपक गया। तो ये क्या है? ये अट्रैक्शन है, रिपल्जन नहीं है। मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को दूर नहीं फेंका अपने आप से, बल्कि डिस्टेंस से अपनी तरफ खींच लिया, बल्कि डिस्टेंस से अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या दिखाया है यहाँ पर? ये अट्रैक्शन देखिए आपने, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अट्रैक्शन शो नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट होने के बाद अट्रैक्शन शो नहीं करती मैग्नेट्स की तरफ, बल्कि रिपल्जन शो करती हैं। क्या शो करती हैं? रिपल्जन शो करती हैं। और इसी प्रॉपर्टी को, चीज़ों की, हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है चीज़ों की, जिसके तहत वो चीज़ें क्या शो करती हैं? अट्रैक्शन शो नहीं करती, बल्कि रिपल्जन शो करती हैं। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब आप उन चीज़ों को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे। डायामैग्नेटिज्म के अपोजिट जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म है। जैसा कि यहाँ पर आपने इसको देखा कि ये आयरन का पीस जो है ये अट्रैक्ट हो गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर चीज़ें क्या शो करती हैं? अट्रैक्शन शो करती हैं, मैग्नेट की तरफ भागती चली जाती हैं। और डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म में चीज़ें दूर भागती हैं, दूर भागती हैं, रिपल्जन शो करती हैं। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे ही वो किसी मैग्नेट की रेंज में आएंगी। समझ में आ रही बात अब? तो एक हमारे पास हो गया फेरोमैग्नेटिज्म और दूसरा हो गया डायामैग्नेटिज्म। सुपर कंडक्टर की जो दूसरी ख़ास बात मैं आपको बता रहा था, जिसके ऊपर ये 4 प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, ये अगर आपने नहीं समझा डायामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, तो मैग्लीफ ट्रेन जो है वो, MRI जो है वो, सुपर कंडक्टिंग मोटर्स जो है वो, क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। डायामैग्नेटिज्म, इसको समझ लीजिए। समझ में आ गई बात? अब कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपल्जन शो करती हैं, आप उनको मैग्नेट के पास लेके आएंगे, वो मैग्नेट से दूर भागेंगी, दूर भागेंगी, दूर भागेंगी। समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। अब इससे आगे चलते हैं। तो ये तो मैग्नेट की बात होगी, हम तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे जो पिछली चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी तसलसल के साथ वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से वो समझ रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी की बात और ये मैग्नेटिज़म की बात ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। आप ये समझ लीजिए, ये एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रहा है तो यहाँ से मुझे मैग्नेटिज़म नज़र आ रहा है। वजह बड़ी आसान सी है। ये मैग्नेट क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। आसान सी बात। या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है किन की तरफ? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ, फेरो मैग्नेटिक थिंग्स को की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है ये मैग्नेट, और डाया मैग्नेटिक थिंग्स की तरफ रिपल्जन शो कर रहा है ये मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की क्वालिटी है। यही क्वालिटी अगर किसी वायर के अंदर आपको नज़र आ जाए, तो एक ऐसी वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर वही तार जो है, बिजली की तार जो है, वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, तो बिल्कुल यही तो हम पिछली वीडियोस के अंदर पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइव वायर जो है, एक लाइव वायर जो है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो लाइव वायर जो है वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। तो सुपर कंडक्टर जो होगा, सुपर कंडक्टर जो है, मिसाल के तौर पर अगर ये सुपर कंडक्टिंग वायर है एक, ठीक है, ये सुपर कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, यानी कि ये एक सुपर कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा, रेसिस्टेंस तो चले ना होने के बराबर, ये तो केस 1 है ना। केस 2 भी देख लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डाया मैग्नेटिक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, आप जब इस सुपर कंडक्टर के नज़दीक लेके आएंगे ना, तो क्या होगा? ये दूर हटेगा, दूर हटेगा, दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा। ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल इस सुपर कंडक्टर से दूर भागेगा। क्यों भाई? डाया मैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेट के नज़दीक जब लेके आते हैं तभी ये रिपल्जन शो करता है, तभी ये रिपल्जन शो करता है। तो ये कंडक्टर के गिर्द भी क्या ऐसी रिपल्जन है? बिल्कुल है भाई। लेकिन कंडक्टर के गिर्द अट्रैक्शन भी तो होती है। हाँ, अगर एक कंडक्टर जो है, आम कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है, एक आम कंडक्टर जो है, ये एक आम मैग्नेट की तरह काम करेगा बिल्कुल। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसकी तरफ ये अट्रैक्शन शो करेगा जैसे कि एक मैग्नेट करता है, और अगर कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उससे रिपल्जन शो करेगा। वो डाया मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में आते ही दूर हटेगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इस रेंज में आते ही, इस फील्ड में आते ही अट्रैक्ट होगा, चिपक जाएगा तार से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के इर्द गिर्द बन रही है। तो सुपर कंडक्टर जो है, अब इसकी बात करें तो क्या इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी? इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी? होगी भाई। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन शो नहीं कर रही, जैसे कि ये तो अट्रैक्शन भी शो कर रहा है, रिपल्जन भी शो कर रहा है। इसमें हम देख सकते हैं ये वाला, जैसे ये मैग्नेट कर रहा है, डाया मैग्नेटिक थिंग्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट, और सॉरी डाया मैग्नेटिक थिंग्स को ये रिपेल कर रहा है, दूर हटा रहा है, और फेरो मैग्नेटिक थिंग्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ मैग्नेट। यही काम ये आम कंडक्टर भी कर रहा है, अट्रैक्शन का और रिपल्जन का। ये आम कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। लेकिन ये सुपर कंडक्टर जो है ये डाया मैग्नेटिज्म को शो कर रहा है सिर्फ, बस डाया मैग्नेटिज्म।
वो चीज़ें जो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं सिर्फ उनसे इंटरेक्ट हो रहा है। कैसे? कि उनको दूर फेंक रहा है, एक्सपेल कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर हटा रहा है। सिर्फ ये सुपर कंडक्टर के पास ये क्वालिटी, अट्रैक्शन वाला मामला नहीं है, रिपल्जन वाला मामला। बस ये फ़र्क है एक आम कंडक्टर में और एक सुपर कंडक्टर में, और यही है केस 2। और इस केस को आपने अभी भी मेरी बात अगर समझ में ना आई हो तो आप वीडियो बैक करके ज़रा दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि आगे MRI, मैगलीव ट्रेन्स, सुपर कंडक्टिंग मोटर्स, और उसके बाद जो है हम क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं उनकी बात करेंगे, तो वो भी आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो ये दूसरा केस था जो कि सुपर कंडक्टर से मुतालिक था कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो क्या शो करते हैं? डाया मैग्नेटिज्म शो करते हैं सुपर कंडक्टर्स, लीस्ट रेसिस्टिविटी के अलावा। दोनों केसेस बता दिए आपको। एक केस जो है हमारा रेसिस्टेंस वाला, ना होने के बराबर रेसिस्टेंस होती है सुपर कंडक्टर में। दूसरा केस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि डाया मैग्नेटिज्म शो करते हैं सुपर कंडक्टर्स, और इसी के ऊपर हमारी एप्लीकेशंस बेस करती हैं। MRI है, मैगलीव ट्रेन्स है, 4 एप्लीकेशंस जो हमने सुपर कंडक्टर की देखी। अब इसके नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके नोट्स देख लेते हैं। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या है भाई? सबसे पहला सवाल आपसे कोई पूछता है, व्हाट है क्या सुपर कंडक्टर? तो आप बताइए भाई। टाइप ऑफ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर की एक टाइप है, टाइप ऑफ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर की एक टाइप है। विच कैन कंडक्ट, जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेसिस्टेंस, हाउ? आपकी पहली बात किसी की समझ में आ जाती है, ठीक है भाई, विदाउट रेसिस्टेंस। वैसे विदाउट कहना सही नहीं है, लीस्ट रेसिस्टेंस आप कह रहे हैं, रेसिस्टेंस ना होने के बराबर। तो वो आपसे कहता है कि हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गई बात। सुपर कंडक्टर जो है वो एक टाइप है कंडक्टर की जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन लीस्ट रेसिस्टेंस उसके अंदर होती है। हाउ? लेकिन कैसे होती है? तो आप बताएं। व्हेन इट इज़ कूल्ड, कब होगा ये? व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब आप ठंडा करेंगे। व्हेन इट इज़ कूल्ड, आप इस कंडक्टर को ठंडा करेंगे। कितना ठंडा करेंगे? नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास, और ज़ीरो केल्विन के आसपास, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। देखें आसपास मैंने कहा है आपसे, नज़दीक। माइनस में टेम्परेचर चलें, अगर ये केल्विन आपको 0 केल्विन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। मतलब नज़दीक में कौन सा टेम्परेचर होगा? 2 केल्विन, 3 केल्विन, 1 केल्विन, ये नज़दीक वाले हैं। इंतहा की ठंडक है ये, आपकी सोच से बाहर है। केल्विन में तो हम 4 केल्विन देख रहे हैं, 3 केल्विन, 2 केल्विन, लेकिन सेंटीग्रेड में पता है ये क्या होगा? सेंटीग्रेड में देखें -233, -5 टेम्परेचर के अंदर कुल्फ़ी जम जाती है भाई। -10 टेम्परेचर कितना ठंडा होगा? -20 कितना होगा? -50 कितना होगा? -100 कितना होगा? -150 कितना होगा? इंतहा है ये ठंडक की।
तो -200 कितना होगा, -250 कितना होगा, तो -270 के आसपास का टेम्परेचर होगा अगर सेंटीग्रेड में इसको देखेंगे। लगभग 270 होगा, 265 होगा माइनस में, ठीक है। लेकिन 273 एग्जैक्ट नहीं होगा, ना ही 0 केल्विन एग्जैक्ट होगा, इनके नज़दीक नज़दीक होगा, नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये टेम्परेचर जब आप अचीव कर लेंगे तो वो कंडक्टर क्या बन जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय डच फिजिसिस्ट, डेनमार्क के ये फिजिसिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट। इनका नाम था हीक कैमरलिंग, हीक कैमरलिंग, हीक कैमरलिंग। हीक कैमरलिंग, ठीक है भाई। कब किया था ये इन्होंने, 1911 में। इंटरेस्टिंग साल है भाई, अगर आपको याद हो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था। गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा भाई, आपने कितनी दफ़ा किया है वो, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय डच फिजिसिस्ट। क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, दैट के, अब इनकी डिस्कवरी में लिख रहा हूँ मैं, मर्क्यूरी रेसिस्टिविटी के, मर्क्यूरी जो है आपको पता है, मर्क्यूरी जो है वो, मर्क्यूरी पहले लिख लेते हैं, मर्क्यूरीज रेसिस्टिविटी, मर्क्यूरीज रेसिस्टिविटी, मर्क्यूरीज रेसिस्टिविटी डिसअपियर्स, गायब हो जाती है, डिसअपियर्स, गायब हो जाती है, बिलो 4 केल्विन, बिलो 4 केल्विन, बिलो 4 केल्विन। मेटल, ये लिक्विड मेटल कहलाता है, मर्क्यूरी जिसको उर्दू में कुछ मरकरी कहते हैं, इसको कुछ मर्क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ये भी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड मेटल है। थर्मामीटर में आपको नज़र आता होगा, ये पारा इसको उर्दू में कहते हैं हम, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी की, क्योंकि भले लिक्विड मेटल हो भाई, है तो मेटल ना, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इसमें इसको इतना ठंडा किया गया, इसको इतना ठंडा किया गया, इतना ठंडा किया गया कि 4 केल्विन के नीचे जब इसको नोट किया गया कि अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके रेसिस्टेंस की क्या पोजीशन है, तो रेसिस्टेंस गायब होती हुई नज़र आई, रेसिस्टेंस गायब होती हुई नज़र आई। ये चीज़ थी जो कि हीक कैमरलिंग ने डिस्कवर की थी कि यार इतना शदीद टेम्परेचर में अगर किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें से रेसिस्टिविटी डिसअपियर हो जाएगी। और वो शदीद टेम्परेचर क्या है, बिलो 4 केल्विन। और बिलो 4 केल्विन, 3 केल्विन, 2 केल्विन, 0 तक तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है कोई भाई, 0 केल्विन तक कोई नहीं पहुंच पाया, बहुत इंतहा है, वो पहुंच नहीं सकता थ्योरेटिकली भी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगर ये सब कुछ हो रहा है तो, ऊपर लिख देता हूँ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट अब 2 आएंगे यहाँ। एक तो चार्ज के फ्लो का, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा जब होगा किसी कंडक्टर के साथ कि बिलो 4 केल्विन पर उसमें से रेसिस्टिविटी डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो कंडक्टर क्या बन जाएगा, वो कंडक्टर आपको क्या नतीजे देगा, वो 2 रिजल्ट्स देगा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 केसेस। पहला केस जो आपके सामने आएगा वो क्या, चार्ज फ्लो, कि चार्ज अब इसमें जो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस, चार्ज फ्लो विदाउट एनर्जी लॉस,
कि चार्ज जब फ्लो करेगा एनर्जी लॉस के बगैर, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उतने ही पहुंचेगी। बीच में ऐसा नहीं होगा कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए रेसिस्टेंस की वजह से। भाई रेसिस्टेंस ही नहीं है ना, ठीक है, रेसिस्टिविटी जो है वो, लेकिन वही बात कि रेसिस्टिविटी हम ये नहीं कह सकते कि होगी ही नहीं, नहीं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कितनी होगी, लेस देन 4 × 10⁻⁻25 ओम मीटर। ये इंतहाई कम रेसिस्टेंस, ठीक है भाई। आल्सो शो, अब दूसरा केस आएगा, आल्सो शो, इसके अलावा क्या शो करेगा ये, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएगा। जो भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो इसके नज़दीक आएंगे तो परफेक्टली कौन सी फोर्स का शिकार होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्जन का, ठीक है भाई। डायामैग्नेटिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। इसी इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, ये जो डायामैग्नेटिज्म शो करता है कंडक्टर, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसको मीसनर इफेक्ट भी कहते हैं, मीसनर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को, ये जो डायामैग्नेटिज्म वाला इफेक्ट है ना, इसी को मीसनर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है भाई। लिखने की तो ज़रूरत नहीं, आपसे कोई पूछता है भाई ये मीसनर इफेक्ट क्या है, तो आप बताएं इफेक्ट, या फिर आप इसको बताएं डायामैग्नेटिज्म। क्या आप बताएं, कोई आपसे पूछता है मीसनर इफेक्ट क्या है, तो आप बोलें भाई परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म शोज बाय सुपरकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड मीसनर इफेक्ट, इसको मीसनर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं यार वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, मैगलीफ ट्रेन्स वाली, और कौन सी है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आसान नहीं होंगे आपके लिए, इसको समझना। प्रोटॉन्स, अगर आपने इसकी थ्योरी देखी होगी जिन बच्चों ने, या अगर अब नहीं देखी तो फिर देखेंगे तो आपके सर थोड़ा सा घूमेगा कि यार ये मैग्नेटिक रिसोनेंस में हमारे जिस्म में प्रोटॉन कहाँ से आ गई भाई, फिर उसका स्पिन भी है, फिर अलाइन भी हो रहा है, फिर रेडियो वेव्स भी आ रही हैं, फिर एक सिग्नल भी जनरेट हो रहा है, ये सिग्नल क्या भला है, वो सिग्नल जो है फिर वो स्क्रीन पे भी शो होगा, उससे हम कुछ रिज़ल्ट भी निकालेंगे। भाई कुल मिला के क्या बात करना चाहते हैं, एमआरआई में क्या है भाई, आपको जिस तरह एक्सरे तस्वीरें दिखाता है, एमआरआई भी आपको तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन एक्सरे तो आपको हड्डियों की ही तस्वीरें दिखाता है ना सिर्फ। एमआरआई आपको आपका दिल भी दिखाएगा, फेफड़े भी दिखाएगा, जिगर भी दिखाएगा, आंतें भी दिखाएगा। समझ आ गई बात। ये वो चीज़ें जो कि एक्सरे में शो नहीं होती, ये सब आपको दिखाएंगी एमआरआई टेक्निक्स के ज़रिए, दिखाई जाएंगी एमआरआई टेक्निक्स के ज़रिए, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग एमआरआई, ये हमारी अगली वीडियो होगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।